हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपने यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मशीन डिज़ाइन को। ये इसका 5th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके विजिट करो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको वेरियस PDF वगैरह मिल जाती हैं और भी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो कोई भी चीज़ होगी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 81 क्वेश्चन से। तो द यील्ड पॉइंट इन अ स्टैटिक लोडिंग, यील्ड पॉइंट जो होता है स्टैटिक लोडिंग में, क्या होता है स्टैटिक लोडिंग? मान लो आपके पास ये स्पेसिमेन है, ये आपने इसको पीछे से इस तरीके से फिक्स करके रखा हुआ है और आप एक ही अमाउंट का जब फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स का जो अमाउंट है ना वेरी कर रहा है ना इसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है। इस केस में ऐसे कहते हैं हम स्टैटिक लोडिंग। और दूसरा क्या केस हो सकता है? मान लो कि यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे एक स्पेसिमेन है, सेम स्पेसिमेन था, हाइट में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा पर सेम स्पेसिमेन है। अब ये F क्या है? F यहाँ पे क्या था? मान लो ये 10 न्यूटन के बराबर था और इस केस में क्या है? 10 साइन से समथिंग ओमेगा टी कह दो, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू वेरी करेगी। जब टाइम 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये नेगेटिव में भी जाएगा। मतलब अभी अगर टेंशन लग रहा था तो तब कंप्रेसिव लगेगा और ऐसा चलता जाएगा। तो इस टाइप की लोडिंग को हम कह देंगे फटीग लोडिंग। तो ये जो होती है ना इस टाइप की लोडिंग, ये बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, तो इसमें यील्ड पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां से एक तरीके से मटेरियल जहां से यील्ड होना चालू हो जाए। तो स्टैटिक में क्या होगा? एक ही बराबर का फोर्स लग रहा है, आराम से अपन झेल जाएंगे। इसमें क्या है कि फोर्सेस चेंज हो रहे हैं तो ये ज़्यादा घातक होती है। इस केस में क्या होगा? यील्ड पॉइंट कम हो जाएगा। तो स्टैटिक में हायर होगा एज कंपेयर टू फटीग लोडिंग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मान लो आपने एक साइकिल बनाई और साइकिल जो है वो आपको पता है कि 200 किलो का वजन आराम से उठा सकती है। पर यार आपने खुद ही देखा ना, जब फटीग लोडिंग होती है तो किस तरीके से चीज़ें खराब हो जाती हैं। यानी कि अगर आप स्टैटिक लोडिंग दे रहे हो और उस पर 200 किलो रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है इंडिया की सड़कें धचके तो लगेंगी। अब आप 200 किलो प्लेन पे चल रही, प्लेन रोड पे 200 किलो चल रहा था, मान लो धचका लग गया तो अब तो इम्पैक्ट लोड की वजह से टूट जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि हम कह देते हैं कि एक तरीके से इस ट्रेन से भी समझ सकते हो। आइंदा वैसे हम फटीग लोडिंग के हिसाब से भी चीज़ों को, मशीन को डिज़ाइन करते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन किसी भी केस में अगर स्ट्रेस एकदम से बढ़ जाए तो हम नहीं चाहते कि वो आपकी थ्रेशोल्ड को पार कर जाए। तो हम बोलेंगे यार इस पर 100 kg रखना, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने 2 रख दिया, 200 का आधा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंड्योरेंस लिमिट जो है ना, फटीग लोडिंग के केस में, अगर फटीग लोडिंग के केस में तो इंड्योरेंस लिमिट अपॉन वर्किंग स्ट्रेसेस हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक में भी होता है और इसमें भी होता है, फटीग लोडिंग में भी होता है। द मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग, रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉर्मली जो होता है ना ये 0.5 के बराबर होता है। मतलब अगर कोई मटेरियल आपका मान लो 200 पे जाके टूटता था स्टैटिक लोडिंग में, तो फटीग लोडिंग करोगे तो वो आधे पे ही टूट के खत्म हो जाएगा, मतलब 100 पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट इन शियर, शियर क्या होता है? जब हम इस तरीके से अगर कोई स्पेसिमेन है, ठीक है, और फोर्स जो है इसके टेंजेंशियल लगा रहे हैं तो इसे क्या देते हैं? शियर। तो शियर में क्या हो जाता है? शियर के केस में ये आपका 0.55 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 0.55 टाइम्स हो जाता है। एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ मिरर पॉलिश मटेरियल, अब देखो समझो, मान लो आपके पास एक रॉड है या एक बार है, कुछ भी है, और एकदम ये चिकना है, एकदम पॉलिश किया हुआ है, और दूसरा एक ऐसे ही बार है, सेम है मटेरियल पर ये थोड़ा सा खुरदुरा है और यहाँ पे थोड़ा सा ये इसकी सरफेस फिनिश सरफेस इस तरीके की है। अब आप खुद ही सोच के दे सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका ये जो गड्ढा बन रहा है, जैसे ही आप लोड लगाओगे सबसे पहले इसके पास से क्रैक डेवलप होना चालू होगा और वो क्रैक प्रोपोगेट करेगा और पूरा का पूरा स्पेसिमेन खराब हो जाएगा। तो अगर स्पेसिमेन में सरफेस फिनिश अच्छी नहीं है तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट कम होगी, मगर अगर मिरर पॉलिश्ड है तो ज़्यादा होगी। ठीक है, मान लो एक आइडियल केस में कुछ सिग्मा होती है, तो सिग्मा एंड्योरेंस डैश मैं कहना चाहता हूँ, सिग्मा एंड्योरेंस डैश क्या है? यह है एक्चुअल वाली, यह है एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट और ये एक आइडियल केस में है। ठीक है, तो ये सिग्मा ई ऐसे लिख देते हैं। तो मिरर पॉलिश के केस में यहाँ पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी।
मान लो ये 200 मेगा पास्कल थी, तो 200 इंटू 1 करके ये 200 मेगा पास्कल आ जाएगा। मान लो इसमें क्रैक्स हैं और इसकी वैल्यू 0.8 हो गई, मतलब क्या, ये अब 160, ये टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 मेगा पास्कल, मतलब 160 मेगा पास्कल इसकी एंड्योरेंस लिमिट है एक्चुअल में इसकी एंड्योरेंस लिमिट 160 मेगा पास्कल है, मतलब उससे कम में खराब हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे, ये के की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो मिरर पॉलिश के केस में ये मोर होती है, 85 का सी हो जाएगा। इफ द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इन फटीग टेस्टिंग मशीन इज इंक्रीज्ड, छोड़ो इसको समझो, आपको मैंने एक छोटा सा बार दिया और मैंने बोला इसको तोड़ के बताओ, आपने इस पे ऐसे कभी फोर्स लगाया, कभी ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगाया, नहीं टूट रहा। मैंने बोला छोड़ो, इसको दूसरा एक बड़ा वाला दे दिया, इस तरीके से आपने ऐसे लगाया फोर्स, फिर एक बार ऐसे किया, दूसरी डायरेक्शन में किया, फट्टे से टूट गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर साइज बढ़ाते हैं तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट घट जाती है। तो इफ द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन फॉर द फटीग टेस्टिंग मशीन इज इंक्रीज्ड, तो हमारी जो एंड्योरेंस लिमिट है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो 86 का सी हो जाएगा। सरफेस फिनिश फैक्टर मिरर पॉलिश मटेरियल के लिए कितना होता है, तो ये क्लोज टू 1 होता है, 1 के बराबर, ठीक है। द फटीग लिमिट ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटली डिक्रीज्ड बाय पुअर सरफेस कंडीशंस। तो सरफेस में अगर इरेगुलर सरफेस होती है, वहां से क्रैक्स बन सकते हैं, तो यहां पे एग्री करेंगे इसके साथ। फिर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि देखो, कभी भी क्या होगा ना कि कभी भी आपके मटेरियल में आपने कोई डिज़ाइन की है और अगर कहीं से भी आपके मटेरियल की डिज़ाइन में ऐसा है कि स्पेसिफिक में शार्प टर्न्स आ रहे हैं, एकदम से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, उस वजह से क्या होता है ना कि जो मटेरियल है वो आपका टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रिकेट का बैट होता है, देखना क्रिकेट का बैट क्या होता है, नीचे से देखना, नीचे से नया बैट खरीदोगे ना तो फट्टे वट्टे खरीदते हैं, तो वो थोड़े से वो उसको कर्व कर देते हैं, पर जो एक्चुअल में क्रिकेटिंग बैट्स आते हैं ना, तुम देखना जब भी कोहली लेके आएगा, धोनी लेके आएंगे, वो एकदम चौकोर होते हैं, ठीक है। जब उनकी वहां पे जो नीचे का बैट होता है ना, वो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से बैट बनते हैं उनके। अपन जो फट्टे लाते हैं उसको वही लोग नीचे से यू कर्व कर देते हैं और ये फट्टा बनता है। ये कर्व जो कर देते हैं इसीलिए, क्योंकि अगर बॉल इस हिस्से पे लगी ना, ये खट्टे से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न्स आ गए, क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम से चेंज हो गया है, समझ रहे हो। यहाँ पे इतना था, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेजुअली चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का काम आता है। तो इसीलिए देखना उनके जो बल्ले रहते हैं ना, अब यार वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनका भी तो बल्ला टूट सकता है यार, यहाँ से एज लगने के चांसेस बन जाते हैं, है ना, यहाँ पे एज लगने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए उनका बल्ला टूटे अपने, उनको क्या हर बार नहीं मिलेंगे 3-4, अपने पास तो खेलने के लिए एक ही होता है, तो अपन ऐसे वो लोग बना देते हैं, ठीक है। तो किसी भी मशीन कंपोनेंट में अगर शेप ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इन अ सिंपल टेस्ट नो लॉन्गर होल्ड गुड विद द नेबर, यानी कि कुल मिला के डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम से चेंज हो जाएगा, तो फिर उस इरेगुलरिटी की वजह से वहां पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। if occurs all kind of stresses in the present fillet holes key way spline surface roughness scratches, इन सब में आपको देखने को मिलेगी जहां पे भी आप फिलेट नॉचेस वगैरह होंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ मेंबर या फिर नॉच में टू द नॉमिनल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में, इसे कहते हैं हम थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी डिवाइडेड बाय द नॉमिनल, जो एक्चुअल जो पहले आती, ठीक है, उसे कह देते हैं हम उसको क्या कह देते हैं हम, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कह देते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल पे, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी, है ना, कितना क्रॉस सेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर शार्प टर्न आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल हो रहा है तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। मटेरियल है, अगर डक्टाइल मटेरियल होता है थोड़ी सी यील्डिंग होकर बच सकता है, तो फिर उस चीज़ पे भी डिपेंड कर जाता है। अगर ब्रिटल मटेरियल है तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सेंस में डिपेंड करता है। अगर स्टैटिक लोडिंग करी है, ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्या होता है ना, जैसे कि मान लो इस तरीके से ये मटेरियल के अंदर इस तरीके से मटेरियल है, ये इस तरीके से देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन एकदम से चेंज हो गया। अब अगर आपने स्टैटिक लोडिंग लगाई है, इस फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे से ये मटेरियल जो है ना, ये अपने आप को यहाँ से थोड़ा सा उठ के ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ इसे कहते हैं लोकल यील्डिंग।
तो इस लोकल यील्डिंग की वजह से जो डक्टाइल मटेरियल है उसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे लोकल डिफॉर्मेशन या लोकल यील्डिंग की फिनोमेना हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस को, अब देखो अब जो ये क्रॉस सेक्शन है ना एब्रप्ट चेंज नहीं रहा, ये थोड़ा सा ग्रेजुअल हो गया, जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं रहेगी। पर साइक्लिक लोडिंग में तो कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। साइक्लिक लोडिंग में क्या होगा, साइक्लिक लोडिंग जब होगी तो डक्टाइल मटेरियल और ज़्यादा सीरियस में हो जाएंगे, और ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे क्रैक्स बन सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ है साइक्लिक लोडिंग में डक्टाइल मटेरियल और ज़्यादा ससेप्टेबल होता है डैमेज की तरफ, और ज़्यादा सीरियस हो जाती है उसमें साइक्लिक लोडिंग। ऑन द अदर हैंड स्टैटिक लोडिंग है तो ये जो चीज़ है लोकल यील्डिंग का फिनोमेना हो जाता है। तो लोकल यील्डिंग जो होती है वो स्टैटिक लोडिंग में होती है, ठीक है, साइक्लिक लोडिंग में लोकल यील्डिंग नहीं होगी। फिर रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन टू द एंड्योरेंस लिमिट विद द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, इसे फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखो, आगे एग्जाम से पूछी जा सकती हैं, इन क्वेश्चंस में तो आएंगी। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन किस वजह से होता है, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका हो सकता है किस वजह से, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन की वजह से होता है, तो ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशन जो होगा वो क्रॉस सेक्शन में होगा, वेरिएशन अगर मटेरियल के अंदर वेरिएशन होगा तो उससे आपका ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं आने वाला। वेरिएशन ऑफ लोड होता है तो हम उसे फटीग लोडिंग ही ऑल टुगेदर कह देते हैं, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, तो अभी हमने देखा था मैक्सिमम स्ट्रेस टू नॉमिनल स्ट्रेस। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल और ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, तो आपका सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इन अ स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर सीरियस इन, तो ये हो जाएगी आपकी मोर सीरियस डक्टाइल मटेरियल के केस में होती है, ठीक है। इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर सीरियस इन, तो सॉरी स्टैटिक लोडिंग ये पूछ रहा है, स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। स्टैटिक लोडिंग में डक्टाइल में लोकल यील्डिंग हो जाती है, ब्रिटल में ज़्यादा खतरनाक होती है, और साइक्लिक लोडिंग के केस में डक्टाइल में ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। अब देखो ये आपका यहाँ पे मान लो ये प्लेट है आपकी, ठीक है, इस तरीके से प्लेट थी और इसके हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये होल यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल टाइप का होल डिग किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा KT की वैल्यू एक आएगी, थ्योरेटिकल जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है उसकी जो वैल्यू आती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a + b सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट, ये तो हम देख सके थे। इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2a/b। ए क्या होगा, ए ये वाली लेंथ होगी, इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस होगी ना वो कह सकते हो, और बी क्या होगा, ये सेमी माइनर एक्सिस होगा। अगर देखो अगर ये ए एक ऐसा माइन्यूट सा क्रैक होता, ऐसा क्रैक होता, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ए की वैल्यू 0 हो जाती, तो पैरेलल में तो आपका कोई दिक्कत है नहीं। अगर परपेंडिकुलर होती है तो भारी दिक्कत है। कोई चादर होती है ना, कभी चादर होती है बीच से ऐसे फट जाती है, अगर इस चादर के आप ऐसे फोर्स लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये छेद नहीं बड़ा होता, ठीक है। पर ऐसे फोर्स ना लगा के अगर ये चादर है और आपने ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये तुरंत फट जाएगा, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाती है, सिग्मा मैक्स इनफाइनाइट हो जाती है। अगर सोचो कि कोने पे हो, ऐसा मटेरियल हो, ये हमारा मटेरियल है, इसके कोने पे इस तरीके से बन गई है, तो इसके इसमें क्या होता है 1/2a/r होता है। ए क्या होगा, ये जितना भी ये इस तरीके से ऊंचा है वो, और आर इसका रेडियस हो जाएगा, इसे कहते हैं सर्कुलर नॉच के केस में, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको भी याद रखना। तो वही सेम चीज़ है यार कि वो ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द लोडिंग, ठीक है। ये ए देख रहे हो, ये ए इधर है लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बी जो है वो अलोंग द पुल है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a + b हो जाएगा। अब इसी केस में अगर वो पूछे कि जो सेमी मेजर एक्सिस थी, सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ट्वाइस हो गई है, मतलब ए जो है अब वो 2a हो जाएगा, और ट्वाइस द मेजर एक्सिस है, ठीक है। ए जो है वो 2b के बराबर है, तो 1 + 2a/b फॉर्मूला था, ए की जगह 2b रख दोगे तो ये हो जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब सेमी मेजर एक्सिस जो है वो हाफ द माइनर एक्सिस है, तो 1/a जो है वो
2b के बराबर है, सॉरी b/2 के बराबर है, तो 2 टाइम्स a जो है वो b/2 के बराबर है, b/2 b, ये b से b 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो ये डबल हो जाएगा, 96 का a हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्लेट विच इज सर्कुलर होल है, अगर a है, a b के बराबर हो जाएगा सर्कुलर होल में, तो 1 + 2a/b, तो a और b दोनों बराबर हैं, इस केस में क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो गया, 97 का ये हो गया। फिर है द फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, तो फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट, हमारा आया था रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट विदाउट द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन टू द एंड्योरेंस लिमिट, ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था ना, अभी हमने डिस्कस किया था, वो लिखा हुआ है। फिर इसकी फॉर्मूला क्या आता है, kF-1 डिवाइडेड बाय KT-1, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा ये आता है, सॉरी ये नॉइज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, नॉइज सेंसिटिविटी, नॉइज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ये, kF-1 KT-1, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन जो है वो गर्बर वगैरह की, गर्बर पैराबोला वगैरह पे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। नॉइज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, नॉइज सेंसिटिविटी की बात करें तो कास्ट आयरन के लिए नॉइज सेंसिटिविटी 0 होती है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं, देखो पहले पूछा करते थे कि किस मटेरियल की नॉइज सेंसिटिविटी 0 होती है, तो कास्ट आयरन की होती है। अब ये 5-6 एग्जाम से पूछ लिया, तो अब क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अब पूछते हैं 0 क्यों होती है, क्योंकि इसका कोई वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता, इस वजह से इसकी नॉइज सेंसिटिविटी 0 होती है, तो एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर करो जो भी आपके दोस्त लोग सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।